बच्चों, हिंदी हिंदी पाठ में हिंदी विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। पाठ 8 तक हम लोगों ने पूरा कर लिया है। कुछ बच्चे पुराने पाठों का मांगते हैं, उसमें हिंदी प्रश्न अभ्यास वगैरह बच्चों आप पूछते हैं, तो उसका बच्चों इस समय तो अभी मेरे पास नहीं है मटेरियल। जो भी ग्रुप में सेंड किया गया है, आप और बच्चों से संपर्क कर लीजिए, उनसे आपको मिल जाएगा। जब भी मेरे पास अवेलेबल हो जाता है हम आपको ज़रूर दे देंगे। आज से हम पढ़ रहे हैं बच्चों पाठ 9। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। पाठ का नाम आपके क्या है? हिंदी विश्व शांति की भाषा है। हिंदी क्या है बच्चों? एक भाषा है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, उसी तरीके से हिंदी भी क्या होती है? एक भाषा है। तो इसकी क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक, इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि ये एक विश्व शांति की भाषा है। विश्व शांति मतलब हिंदी के द्वारा ही जो होते हैं पूरे संसार में। विश्व का मतलब क्या होता है? इतने महाद्वीप है, इतने सारे लोग हैं, इतने महासागर है, तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो शांति का प्रतीक मानी जाती है। प्रस्तुत पाठ ऊपर जो दिया है बच्चों कि हिंदी प्रेमी साईजी माकिने। हिंदी प्रेमी कौन है? तो साईजी माकिनो से रत्नावली कौशिक की बातचीत पर आधारित है। तो ठीक है, ये इसमें जो है वो एक बातचीत का अंश बताया गया है आपको कि कैसे ये विश्व शांति की भाषा है। जापान में 11 फरवरी सन 1924 को जन्मे साईजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। अब आप जानते हैं बच्चों कि हमारी संस्कृति को इतना जो है वो रिच या इतने ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज ये सब चीज़ें क्यों कही जाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाहर से लोग आकर रहे और यहीं पे आके बस गए। जैसे पहले मुस्लिम, जैसे मध्यकाल में आप पढ़ते हैं कि मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, गजनवी आया था, गोरी आया था, मुग़ल बादशाह जितने भी थे, अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो ये लोग भी क्या थे बच्चों? तो बाहर से आए थे। कोई तुर्क से आया था, कोई मंगोल से आया था। ये लोग आकर हमारे भारत में जो होते हैं वो स्थायित्व तौर पर रहने लग जाते हैं और हमारी संस्कृति को उन्होंने उसमें योगदान किया है। तो जापान से एक व्यक्ति थे, उनका नाम है साइजो माकिनो, जिनका जन्म कब कब हुआ ये चीज़ बता रहे हैं। 36 वर्ष की उम्र के जब ये थे तब ये भारत आते हैं और भारत की चीज़ें इनको इतनी पसंद आ जाती है कि यहीं के होकर रह जाते हैं। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान एक ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। तो आए ये किस लिए थे? तो 1924 में बच्चों उस समय हमारा देश जो है वो गुलाम था, गांधी जी का गांधी युग चल रहा था। तो गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में ये आए थे। ठीक है, हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में, एक जो है ये वेटनरी डॉक्टर के रूप में आए थे कि मतलब पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उसके तौर पर ये आए थे जापान से यहाँ पे पशुओं का इलाज करने के लिए गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में। लेकिन उनको यहाँ हिंदुस्तानी चीज़ें इतनी पसंद आ गई कि वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उनको यहीं पर सब अच्छा लग रहा था। खादी क्या अपनाई, संपूर्ण चिंतन ही जो है वो गांधीमय हो चला। जब यहाँ पे आए तो यहाँ के वस्त्रों को उन्होंने धारण किया और उसको जब पहना उन्होंने तो उनको ऐसा लगा कि उनका पूरा का पूरा मन ही जो है यहीं का गांधीमय हो गया है। पूरा अहिंसा की बातें और सारी चीज़ें उनको इतनी यहाँ अच्छी लगी। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साईजी माकिनो से। तब साईजी माकिनो के बारे में इतनी चीज़ें विशेषताएं बता दी गई हैं, अब उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो साईजी माकिनो कौन थे? तो प्रश्न क्या दे रहा है कि भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था। तो ये बताया गया कि ये जो है वो क्यों आए थे, तो पशु चिकित्सक थे। तो सन 1958 ईस्वी की बात है, मुझे फुजी गुरुजी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। ठीक है, तो इनके गुरुजी का क्या नाम है? साईजो के गुरुजी का क्या नाम था? तो फुजी, क्योंकि ये जापानी है तो बच्चों नाम आपको थोड़े इसमें कठिन से लगेंगे, है ना। हमारे यहाँ राम श्याम और मोहन सीता गीता मिलता है, तो इनके यहाँ थोड़ा सा कठिन उनके नाम इस तरह से होते हैं। तो फुजी इनके गुरु का नाम है। उन्होंने इनसे कहा कि तुम वर्धा कहाँ है बच्चों? तो गुजरात में वर्धा है, जहाँ पे गांधी जी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो था। तो वर्धा स्थित सेवाग्राम, तो सेवाग्राम ये आश्रम गांधी जी का कहाँ था? तो वर्धा में था। वे आने वाला आमंत्रण दिया था, इनको बुलाया गया था स्पेशली। वे सन 1931 में गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही रहते थे। तो इनके गुरु जी के बारे में बताया जा रहा है कि 1931 में ये क्या थे? उनके सहयोगी थे, सेवाग्राम में खुद स्वयं रहते थे, तो इस वजह से अपने शिष्य को भी बुला लिए यहाँ पे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ। आज 45 वर्ष होने चले हैं, अब तो भारत ही मेरा घर है।
ठीक। तो अब इनको भारत ही अपना घर जैसा लगने लगता है। बाद में फुजी गुरुजी ने ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई। तो बच्चों इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना की थी। वहाँ पे भी ये जाकर रहते हैं, गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में भी रहते हैं। तो इन लोगों के इतने महान व्यक्तित्व के प्रभाव में जब ये आए तो उनके जीने का ढंग, विचारधारा, सब चीज़ें जो है वो बदल सी गई। दूसरा प्रश्न दे रहा है बच्चों कि हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। इनसे पूछा जा रहा है, मतलब एक तरीके से साइजो का जो है वो इंटरव्यू टाइप का लिया जा रहा है कि आप इतने दिन भारत में कैसे रह गए, आने का यहाँ उद्देश्य क्या था आपका, आपको हिंदी में इतनी ज़्यादा तल्लीनता या इतना ज़्यादा क्यों अच्छा लग गया। तो ये प्रश्न एक तरीके से पूछा जा रहा है इसमें। इसमें क्या उत्तर देते हैं साइजो। अप्रैल सन 1959 में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर नायकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सिखाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि अगर जो दूसरे देश का है वो विदेशी कहलाता है। जैसे हमारे देश में बाहर से लोग आते हैं तो वो विदेशी कहलाते हैं। अगर हम लोग उनके देश में जाएंगे तो हम उनके लिए हम विदेशी हो जाएंगे, है ना। तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को अपनाना बहुत आसान तो काम नहीं होता। अंग्रेजी जैसे हमको पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, तो हमें कितनी कठिन लगती है। सभी बच्चे जो है वो लेने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन सबकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं हो पाती ना, कुछ गलतियाँ हो जाती। एक भाषा पर कमांड करना इतना आसान काम नहीं होता, और वो भी हिंदी जैसी भाषा। इंग्लिश में तो फिर भी आपको मात्राएं नहीं होती हैं, आपको केवल स्पेलिंग रटना होता है और कुछ लिमिटेड आपको चीज़ें जाननी होती है। लेकिन हिंदी हमारी जो है बहुत ही गूढ़ कही जाती है। ये इतनी ज़्यादा गूढ़ है कि इसमें लोग रिसर्च करते रहते हैं, इतने इसमें पढ़ाई करते हैं। हम लोग इसको आम भाषा में जो है वो तो हम फारसी, हिंदी, उर्दू सब मिक्स तरीके से बोलते हैं ना बच्चों। तो ये हिंदी इतनी सरल और इतनी सीधी नहीं होती है। हिंदी की गूढ़ता जो होती है बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें होती हैं। तो हिंदी के बारे में ये बता रहे हैं कि ये अगर कोई विदेशी आके हिंदी भाषा को सीखना चाहेगा तो उसके लिए इतना आसान काम तो नहीं है किसी के लिए भी। यदि हम ही लोग जो है वो फ्रेंच भाषा सीखना चाहें या तमिल, मलयालम, उर्दू, कोई भी, मतलब चाहे विदेशी भाषा हो चाहे दूसरे राज्य की भाषा हो, तो क्या इतना आसान होता है क्या किसी भाषा को सीखना। हिंदी में क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं उन चीज़ों को, तो हमें उसका अभ्यास हो जाता है। उसी तरीके से जब हम उस भाषा को जब हम जीने लग जाते हैं, जब भाषा को हम आम बोलचाल में ले आते हैं, तभी हम उस भाषा पे कमांड कर पाते हैं ना। तो इसीलिए बता रहा है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने कब सीखना प्रारंभ किया भाषा सीखने का, तो अप्रैल 1959 में पंडर जो है, ये पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन में विनोबा भावे जी जो है वो हिंदी के बड़े ही महान व्यक्तित्व हैं। तो उन्होंने इनसे कहा कि तुम जो है वो हिंदी सीखना प्रारंभ करो। तो इन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन इतना सीखना आसान तो था नहीं। मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी, ठीक है। तो मात्राओं का इनको ज्ञान नहीं रहा होगा, तभी ये खराब उच्चारण करते थे। जैसे हम लोग भी इंग्लिश के वर्ड अगर नहीं जानते हैं उसका सही उच्चारण करना तो गलत पढ़ देते हैं। पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी युकिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेजा गया था। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही हैं, ठीक है। तो इनकी पत्नी भी थी, उनको भी ले आए थे, उनको भी सिखाया इन्होंने और उनका भी योगदान था। तो उनको वर्धा राष्ट्रभाषा का जब प्रचार सम्मेलन हो रहा था, समिति बनाई गई थी, तो उसमें युकिको को ही भेजा गया था, ठीक है। तो फिर दूसरा प्रश्न दे रहा है बच्चों कि सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे। सेवाग्राम क्योंकि क्या है, सेवा आश्रम में चरखा और का सूत काटने का काम तो उस समय गांधी जी करते थे आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो क्योंकि वो चाहते थे कि विदेशों का हम बहिष्कार करें, उनकी चीज़ों को हम अपनाएंगे तो कैसे हो पाता। सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा। अब ये बताया ना कि इन्होंने कि ये गुरुदेव के शांति निकेतन में भी जानते हैं। तो गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे
इतना ज़्यादा आकर्षित कर दिया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। ठीक है, तो यहाँ तक ये थोड़ा सा दूसरे पेज पे दिया हुआ है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही बता रहे हैं आपको। विश्व हिंदी की जो ये भाषा बता रहे हैं उसमें इन्हीं के बारे में, साइजे माकिनो के बारे में, कि वो किस तरीके से जापानी होते हुए भी भारत में आकर रहे, कैसे कब उन्होंने हिंदी भाषा में इतना ज़्यादा रुझान, जैसे हम लोग से कोई कहे कि हम जापानी भाषा क्यों नहीं सीख लेते हैं, तो हर किसी के मन में उतना उत्साह नहीं रहेगा। एक दिन सीखेंगे, 4 दिन सीखेंगे, लेकिन उतनी तल्लीनता नहीं रहेगी। हम अपने देश को छोड़कर हमसे कोई कहे कि आप जापान में जाके जापानी सीखिए, भले हमारी वहाँ नौकरी लग जाती है, पैसे कमाने लग जाते हैं, तो वो मजबूरी के तौर पे अलग चीज़ होती है कि आज हम दूसरे देश में जाके बस जाते हैं। लेकिन अगर स्वेच्छा की बात कही जाए कि नहीं, आपको मतलब आपका घर परिवार यहाँ होते हुए भी आपको वहाँ सिर्फ रहना है, पढ़ने लिखने के लिए पर्पस से रहना है, तो शायद मतलब एक बार को हम उतना नहीं सोच पाते हैं, है ना। क्योंकि अपना देश छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर और अपनी संस्कृति को छोड़कर, सबसे बड़ी बात होती है एक संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपनाना जो होता है बच्चों, बहुत बड़ी बात होती है। तो उनका इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, वो जापानी होते हुए भी उनका हिंदी में इतना ज़्यादा रुझान, तल्लीनता, इतने महान व्यक्तित्वों के साथ जुड़ाव, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी वजह से तो ये चैप्टर आपकी किताब में रखा गया बच्चों। नहीं तो इसका अगर इतना महत्व नहीं होता तो क्यों रखा जाता है इसमें, है कि नहीं। तो विश्व में हिंदी का क्या मतलब, विश्व पटल पे हिंदी की क्या साख है, क्या उसका महत्व है, इसको समझाने के लिए इस पाठ को रखा गया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम आपको इसके आगे से बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।